हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ये जो है, इसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 आज करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो जाकर के पहले उसे देख ले, क्योंकि उसमें बेसिक्स पार्ट कवर अप किया गया है। और अगर आप उसको पहले पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको पढ़ने से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहले टॉपिक जो है काफ़ी मतलब रिलेटेड है पिछले वाले टॉपिक से। तो जो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं 2 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पहला कंसेप्ट जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है कि किस तरीके से हम लोग इर्रेशनल नंबर को लोकेट करेंगे एक नंबर लाइन के ऊपर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसे होता है और कैसे उन्हें समझ सकते हैं हम लोग, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लेना। और बाकी जो दूसरा कंसेप्ट हम लोग आज कवर करेंगे वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आज हमें कवर अप करनी है। तो इसे कवर अप करने से पहले, इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ताकि आप ये जो चीज़ें यहाँ पे सीखें उसे आप नोट भी कर सकें। क्योंकि मैथ्स में चीज़ें सिंपल तभी हो पाती हैं जब हम लोग चीज़ों को नोट करते हैं और उसके बाद में रिवाइज करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर होती है। नहीं तो फिर याद रखोगे भूल जाओगे, रट्टा मारोगे भूल जाओ। मैथ्स है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और रिवाइज करने के लिए नोट होने ज़रूरी है। तो नोट्स रख लेना, जो मैं लिखवाऊंगा उसे लिख लेना साथ साथ। ठीक है, तो शुरू करें। कॉपी पेन निकल चुकी है नहीं निकली? निकाल लो, अगर नहीं निकालिए तो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं। ठीक है, फ़ायदा भी आपका ही होगा अगर निकालोगे तो आप। चलो यार, ठीक है, होप करता हूँ आप लोग निकाल लोगे कॉपी। बाकी कोई कन्फ्यूजन वगैरह आए बीच में तो आप लोग उसे नोट कर लेना। मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को दे दूंगा, उसमें आप मुझे जब चाहो तब कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन वो वीडियो की लास्ट में दूंगा मैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 1 की। तो कंसेप्ट नंबर 1 में हमें बात करनी है किसी भी एक इरेशनल नंबर को लोकेट करने के बारे में। ठीक है, तो इरेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे। ठीक है, यानी कि जिन नंबर को हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते। ठीक है, और उसी की जगह वो नंबर जो अनसॉल्व रूट होते हैं, जैसे कि √2, जैसे कि √7, जैसे कि √30, √3, जैसे कि √4, √2। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ कल बताना भूल गया था कि 4 √2 जैसे मान लो आपका आंसर आया किसी को सॉल्व करने से, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में साइन जो होता है ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन का होता है। बेसिकली ये 4 × √2 होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन बीच में मल्टीप्लिकेशन का रहता है, ध्यान रखना। तो मैं ये कल बताने वाला था पर शायद भूल गया था, तो मैंने आज ये बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या हैं, ये सब आपके रैशनल नंबर हैं। तो इन नंबर्स की वैल्यू आप लोग नहीं निकाल सकते कि भाई 1.45 कुछ आएगी करके। ठीक है, निकाल सकते हैं, एक मेथड होता है, बट फिर भी उस पर्टिकुलर मेथड में भी हम लोग जो नंबर निकालते हैं दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली अ सिंपल नंबर, अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है। ठीक है, बहुत लंबा खिंचता है वो नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। और आगे पढ़ेंगे, ठीक है, होता है कुछ, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं तो उसको नंबर लेंथ बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पे एक मेथड को पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि हम बिना नंबर्स की वैल्यू निकाले उसको नहीं बना सकते, तो हमें यहाँ पे जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें वहाँ पे एक नई थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा जो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि मैं इस पर्टिकुलर √2 √5 को क्यों नहीं बना सकता नंबर लाइन के ऊपर, क्योंकि इनकी वैल्यू मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होती तो मैं डायरेक्टली जाता, स्केल पकड़ता, स्केल की मदद से बना लेता। लेकिन मैं वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं बेसिकली ये पर्टिकुलर थ्योरम पढ़ने जा रहा हूँ। इसका बेसिकली कोई रीज़न है, बिना किसी रीज़न के हम लोग, या बिना किसी रीज़न के कुछ नहीं करने वाले हैं मैथ्स में। ठीक है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम लोग √2 √7 √3 या 4 √2 किसी को भी लोकेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर समझते हैं क्या प्रोसेस होने वाला है। तो पहला प्रोसेस, जो पहली चीज़ है आपको समझने वाली, वो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप लोगों को एक चीज़ समझनी है कि पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, सॉरी मैथमेटिशियन थे। ठीक है, साइंटिस्ट तो साइंस पढ़ाते हैं, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली थ्योरम स्टेट बनाई जो बोलती है कि पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, कोई लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, खास बात यह है इस पर्टिकुलर थ्योरम की, सबसे खास बात यह है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको जो सबसे लंबे साइड होती है उसको जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसका स्क्वायर, यानी कि ये जो सी है, इस पर्टिकुलर सी का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा आपका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। समझ में आया क्या बोला? मैं समझाता हूँ। यानी कि जो ये थर्ड साइड है, जो सबसे लंबी साइड है, उस पर्टिकुलर लंबी साइड का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर मतलब उसी साइड को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। मैंने ये कल पढ़ाया था स्क्वायर क्या होता है, याद हो तो बढ़िया, नहीं याद हो तो जाकर के दोबारा बोल रहा हूँ, देख सकते हैं लेक्चर। ठीक है, उस पर्टिकुलर साइड का स्क्वायर इक्वल होगा उसकी बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। यानी कि आप पहले इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो और इन दोनों को
सम कर दो, तो वो सम जो है बेसिकली वो आपका सी स्क्वायर के बराबर आने वाला है। ठीक है, ये थ्योरम बोलता है। ठीक है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसा पक्का पक्का होना है। बट अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगी? हाइपोटेन्यूज बेसिकली उस पर्टिकुलर साइड को कहा जाता है जो 90 डिग्री के सामने बनती है। ठीक है, इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, जरूरी थोड़ी हमेशा ऐसा बनेगा, कभी कभी हो सकता है ऐसा बन जाए। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ऐसा बन जाए। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर ट्रायंगल में आपको ये देखना है कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इसके सामने वाली जो साइड है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, इसके सामने वाली जो साइड है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है हाइपोटेन्यूज निकालने का, कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अब बात करें परपेंडिकुलर और बेस की, तो वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर और बेस, इसको जानने के लिए, इसको याद रखने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज के बाद जो बाकी दोनों साइड बच गई ये आपस में एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों को काम कर सकते हैं। मान लो, इसका मतलब क्या कह रहा हूँ मैं समझो ध्यान से। इसका मतलब ये अगर आपने पी बोला, परपेंडिकुलर बोला, तो ये आपका बी बन जाएगा। ठीक है, बट अगर गलती से किसी ने बोला कि सर मैं तो उसको पी नहीं, मैं तो उसको बी बोल रहा हूँ, तो वो भी सही है, कोई गलती नहीं है, तो इसको पी बोलना पड़ेगा। तो पी और बी जो है आप किसी को भी चुन सकते हो, लेकिन एच एक ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज एक ही रहेगी, वो है आपकी 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ठीक है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड। तो मान लो मैंने इसको अगर पी बोला तो ये बची हुई साइड क्या बन जाएगी? पी बी बन जाएगी। तो मान लो मैंने इसको अगर पी बोला तो ये क्या बन जाएगी? ये बी बन जाएगी। ठीक है, तो जिसको पी माना उसकी अगली वाली बी बन गई। सिंपल, तीन तो साइड है बस इसमें, समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर को। ठीक है, तो भी हमने क्या समझा, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आ गया? बढ़िया। अब हम ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर हम लोग एक वैल्यू रखें तो कैसे उसको समझ सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैं आपको वो दो पर्टिकुलरली लेंथ वगैरह दे दूँ अगर, तो इसकी लेंथ मान लो मैंने आपको दी 5 सेंटीमीटर, इसकी दी मैंने आपको 4 सेंटीमीटर, और इसकी दे दी मैंने आपको 3 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे आइडेंटिफाई करता है? कोई भी एक एंगल 90 डिग्री मिल जाए। तो इसमें लिखा हुआ है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग बोलेंगे कि कोई ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आपको याद रखने है। पी बी एच इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक भी नहीं, मतलब सिंपल शॉर्टकट क्या है, बस पी बी एच याद रख लो, पी बी एच। बाकी कुछ न्यूमोनिक बनाना है तो बना सकते हो आप लोग, पराठा, भात, हलवा, मतलब पी से पराठा, कुछ भी जो बनाना है आपको बना सकते हो। बाकी पाइथागोरस थ्योरम शुरुआत पी से हो रहा है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो पी भी है यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज मानना कैसे है, पहले हम लोग को देखें, पहले हम लोग देखेंगे हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। 90 डिग्री के सामने कौन सा वाला साइड है? ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज ढूंढ लिया। अब पी और बी चुनने का क्या तरीका है? किसी को भी चुन सकते हैं हाइपोटेन्यूज के बाद, तो हम लोग चुन सकते हैं इस वाली को भी पी, इस वाली को भी बी। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वाली को पी चुन लेते हैं तो ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नीचे वाले को बी भी चुन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इसको बी चुना है। ठीक है, अपने ऐसी मस्ती के लिए, मतलब कुछ ये आपका मौका रहता है, चॉइस रहती है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जिसको पी चुन लिया, आप वैल्यू पुट कर दो उसकी यहाँ फॉर्मूले में। तो पी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है? 4 है ना, यहाँ लिख रखी है ना। ठीक है, पी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये आपको वैल्यू दे देगा ला करके, ये आपको क्या वैल्यू दे देगा ला करके, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन दिखे। तो ये आपको वैल्यू देगा ला करके क्या, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। इसको आप लोग ऐड कर लो, कितना आ जाएगा ये 25 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आंसर आ चुका है। ठीक, कि इस पर्टिकुलर दोनों साइड का स्क्वायर का सम जो है इस पर्टिकुलर साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया, यही पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरीके से एग्जांपल दिखा दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होना ही होना है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पक्का होगा। ठीक है, अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है तो, और अगर नहीं आ रहा आंसर इक्वल, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल वो नहीं है। ठीक है,
तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आना ही आना चाहिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, क्या बोला कि जो स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज वाली साइड का, यानी कि इस वाली साइड जिसको हमने एच माना था अभी अभी, एच का वो इक्वल होता है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसका स्क्वायर होता है बाकी दो साइड्स के सम के, इसको बाकी दो साइड के सम के इक्वल। ठीक है, बाकी दो साइड के स्क्वायर करो उसका सम कर दो तो उसके इक्वल हो जाता है पी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों का सम कर दिया तो इसके इक्वल ही आ गया, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा। ठीक है, तो होप करता हूँ हम लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को इसका हेल्प कैसे करेंगे हम लोग √2 √3 को बनाने में। देखो कैसे करेंगे, इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो ये हमें कैसे हेल्प करेगा, देखो ध्यान से। एक काम करते हैं, आप पहले ये वाला क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करो, ये वाला आप लोग जरा चेक करके बताओ कि ये पर्टिकुलरली जो ट्रायंगल है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, यानी इसकी मदद से, किसकी मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 90 डिग्री ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसकी मदद से आप लोगों को बताना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करती है या नहीं होल्ड करती, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम पे चल रही है ये चीज़ या नहीं चल रही है। तो आप लोगों को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा एच, फिर पी और फिर बी, और फिर लगाना पड़ेगा फॉर्मूला आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ज़रा जल्दी से इसे सॉल्व करो, इतने में पंखा चला के आता हूँ। पर यार पंखा मैं बताओ क्यों नहीं चला रहा हूँ, उससे हल्ला होगा, आवाज़ आएगी, इसलिए नहीं चला रहा हूँ। ये तो बेचारा पंखा सोच रहा होगा पसीने के बजाय मुझे चला देते, पसीना चलना बंद हो जाता। चलो कोई नहीं, हाँ चलो जल्दी करो। कर लिया, कर लिया तो बढ़िया, नहीं करा तो खुद से करना, तब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इसे चुनेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। फिर पी और बी तो हम किसी को भी चुन सकते हैं, मैं इसको पी चुन रहा हूँ तो ये मेरे लिए ये बी हो जाएगा। तो पी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, और एच स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। आप ये सोचोगे मुझे कैसे पता, ये याद है, थोड़ा थोड़ा याद रहता है। ठीक है, आप लोगों को भी याद होगा, आई थिंक 9th क्लास में हो तो शायद याद होना चाहिए, है ना। तो आप लोग अगर ध्यान से देखो तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम जो अपनी मेन चीज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आ गया कि मार्क करने के लिए अगर बोला हमें √2 को नंबर लाइन के ऊपर, तो कैसे मार्क करेंगे। पहले हम लोग हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। कैसे हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस थ्योरम ने क्या क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से आप लोग ये बता सकते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो इस पर्टिकुलर साइड और इस पर्टिकुलर साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होगा, है कि नहीं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लूँ, ठीक है, ये वाली साइड, और ये भी 1 सेंटीमीटर ले लूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको भी। ठीक है, आप लोग पूछोगे 1 क्यों लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, बताऊँगा क्यों। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने इसको भी 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो तो यही रहेगा। ठीक है, और ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो अगर हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करें, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एच मान लो मुझे नहीं पता है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा वो। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू एच। थोड़ा गर्दन में दर्द, हाँ, तो एच स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई, ये आ गई हमारी ये आ गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा एच स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना, होप करता हूँ आप लोगों को पता हो, जब भी यहाँ पे स्क्वायर आ रखा हो, स्क्वायर को हमें हटाना हो, ये जो वैल्यू निकल रही है ना एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, एच की वैल्यू नहीं है ये। तो अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर को हटा दूंगा और इसके ऊपर लगा दूंगा रूट। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई, समझे। ठीक है, ये पर्टिकुलरली आप लोगों को आता होगा, आई थिंक इस एरिया ऑफ स्क्वायर में भी करा होगा आप लोगों ने ये, कि स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग उधर रूट लगा देते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे जो हमने इसमें रूट लगा दिया, इसका आंसर कितना आ गया, √2। यानी कि अगर आप ऐसा ट्राइंगल लो, जिसका परपेंडिकुलर और बेस 1 सेंटीमीटर का हो, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √2 आएगा। इसका मतलब क्या, अगर मान लेते मैंने एक नंबर लाइन खींची इस तरीके से,
यहाँ पे मैंने 0 मार्क किया, यहाँ -1 मार्क किया, यहाँ 1 मार्क किया, और मैंने मान लो यहाँ से कि यहाँ तक 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक 1 सेंटीमीटर का इस तरह से परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है, क्या बनाया? परपेंडिकुलर बनाया। किस लिए बनाया? ताकि जो ये 1 सेंटीमीटर का मैं परपेंडिकुलर बनाऊं और इसकी मदद से जो मुझे 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। ध्यान से देखना, अब ये दोनों के दोनों पॉइंट जो मुझे मिले, मैंने क्या करा, पहले नंबर लाइन बनाई, एक एक के गैप से मैंने 0 और 1 को मार्क किया, और एक का गैप यहाँ पे था तो एक का गैप मैंने यहाँ पे रखा, ये भी 1 सेंटीमीटर रखा। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर का गैप रखा मैंने, और ये भी 1 सेंटीमीटर का गैप रखा मैंने यहाँ से यहाँ तक। अब जो मेरे पास 2 पॉइंट मिले, ये और ये पॉइंट को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्योंकि एट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी। थोड़ी शांति रख करके जरा सोचो इस बारे में, क्या ये चीज समझ में आई क्या मैंने बोला, जो मैंने बताया अभी? सोचो ध्यान से। अगर मैं ऐसा रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसमें कि मेरे पास ये बेस जो है 1 सेंटीमीटर का हो और हाइट जो है वो भी 1 सेंटीमीटर की हो, तो जो पॉइंट मेरे पास ये 2 मिले, ये वाले इनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये वाली चीज़ जो मुझे मिलेगी, क्या वो √2 आएगी कि नहीं आएगी? ये मैंने इस थ्योरम से बता दिया ना आपको। पाइथागोरस थ्योरम ने हेल्प करी कि नहीं करी इस पर्टिकुलर चीज़ को निकालने के लिए, √2 निकालने के लिए? p² + b² = h²। अगर नहीं होता तो ये चीज़ पता चल पाती हमें? नहीं पता चल पाती, क्योंकि उसी ने तो बताया हमें कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर अगर आप करते हो तो वो आता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज इसको माना जो हमें नहीं पता था। ठीक है, और हम लोगों ने 1 और 1 बना करके चेक किया कि क्या 1² + 1² 2 के बाद √2 आ जाता है, तो आ गया ना √2। जो 2 आई ये वैल्यू आई h² की, तो हमने h² में से स्क्वायर को हटाना था, h की वैल्यू निकालनी थी। h² की वैल्यू तो 2 आ गई, लेकिन h की वैल्यू कितनी आनी थी, और कितनी आएगी h की वैल्यू? वो आएगी √2। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोगों ने √2 को बनाना समझा। तो कैसे हम लोग √2 बनाएंगे? हम लोग नंबर लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, और सिंपल सा उसमें फिर हम लोग 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे यहाँ पे, और इनके बीच में जो एंगल रखेंगे ये रखेंगे 90 डिग्री का, ताकि ये जो 2 पॉइंट मिले हमें, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने से बने एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही बनेगा वो, तो ये वाली जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी? वाली लेंथ, ये आपकी लेंथ हो जाएगी सिंपल से यहाँ पे √2। क्लियर हो गया? यही चीज़ आपकी बुक में भी कर रखा है, जरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को मिलकर देख पा रहे होंगे, इस तरह से किया गया है कि थोड़ा मैं गोशी को ऊपर कर लूँ। हाँ, तो इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे क्या किया गया है बुक में। हमारी बुक में बेसिकली 1 सेंटीमीटर के गैप पे ये लिया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास एक गैप से ये भी लिया गया है, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल रखा गया है? 90 डिग्री का। देख पा रहे हो, ये ऐसे कुछ लिया गया है, और ये 90 डिग्री का एंगल रखने के बाद जो हमें 2 पॉइंट मिले, ये और ये जो ओ 0 वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो हमने मिला, इसको हमने क्या करा? कनेक्ट कर दिया। तो ये जो लेंथ आई ये √2 आई। अब ये √2 की जो लेंथ है हमें ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन तो यहाँ होती है नीचे पे, ये होती है नंबर लाइन। ठीक है, ये तो नहीं होती नंबर लाइन ऊपर की तरफ कहीं भी। तो यहाँ पे अगर हमें इसको लेके आना, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस पर्टिकुलर √2 को मार्क कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक कंपास का एक हिस्सा रखेंगे। ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से 0 पे रखेंगे और बी पे रखेंगे, तो और 0 और बी से जो नाप के जो डिस्टेंस आएगी उसे 0 से मार्क कर देंगे। यानी कि आप लोग बेसिकली इस डिस्टेंस को कंपास की मदद से नोट करके यहाँ पे ऐसे करके आर्क लगा दोगे। ठीक है, क्या करोगे? यहाँ पे एक कंपास का पॉइंट पकड़ोगे, ठीक है, जो नुकीले वाला होता है, और पेंसिल यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो नुकीले वाला हिस्सा यहाँ रख करके पेंसिल को यहाँ लगा के, ठीक है, आप लोग इसको धीरे धीरे करके 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 नीचे की तरफ गिरा दोगे। ठीक है, ताकि यहाँ पे ये जो चीज़ हो नंबर लाइन पे आकर के कट कर दे। यानी कि आपने इस पर्टिकुलर लेंथ को एक तरीके से यहाँ पे मार्क कर दिया, वही लेंथ आपने नीचे की तरफ मार्क कर दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि √2 की लेंथ नंबर लाइन पे कहाँ आ रही है। तो √2 की लेंथ नंबर लाइन पे कहाँ आ जाएगी? वो इस जगह पे यहाँ पे आप मार्क कर दोगे कि 0 से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी है? √2। तो इस तरीके से हमें √2 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा लंबा कंसेप्ट था, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये इसके ऊपर सवाल आ सकता है और ये थोड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को। तो आप लोगों को समझ में आया तो बढ़िया, दोबारा से देखना चाहो पॉज करके तो देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं √3 के बारे में कि √3 कैसे लोकेट करेंगे। तो √3 लोकेट करने के लिए भी हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग फिर से ऐसे सिंपल रफली पहले ड्रॉ करके देखेंगे कि कौन सा ट्राइंगल मैं लूँ जिसकी मदद से ये हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाए? √3 आ जाए। ठीक है,
मुझे ये रूट 3 बनाने के लिए ऐसा कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, मतलब कितना हाइपोटेन्यूज और कितना बेस लेना पड़ेगा, कितना परपेंडिकुलर और कितना बेस लेना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर को मान लेते हैं √2 ले लेता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना लेता हूँ √2, और ये ले लेता हूँ 1, तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बोलेगा, पी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर के। अब √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, और इसकी वैल्यू क्या आती है, रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर हो और उसके बाहर स्क्वायर लगा हो तो रूट का साइन हट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका कन्वर्ट होकर के √2, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर यहाँ मान लें 16 होता है, उसका स्क्वायर होता तो ये भी आंसर आ जाता है यहाँ पे आपका कितना 16। तो रूट जो है वो क्या हो जाता है, रूट आपका हट जाता है अगर आपका बाहर से यहाँ पे स्क्वायर लगा हो तो, ठीक है। पूरे पूरे नंबर का रूट हट जाता है अगर बाहर स्क्वायर लगा हो तो। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू वैल्यू आएगी निकल करके हो जाएगी 2 प्लस यहाँ से आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर, यानी कि 2 + 1 कितना होता है 3, तो 3 इज इक्वल टू हमारा आ गया एच स्क्वायर। अब 3 इज इक्वल टू एच स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि जब हम एच को यहीं पे छोड़ देंगे, यानी कि इसमें से जब हम लोग वो हटाएंगे स्क्वायर का साइन, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा कि भाई एच इज इक्वल टू √3, क्योंकि जब भी स्क्वायर का साइन हटता है, मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब भी वो हटता है तो यहाँ पे लग जाता है रूट, तो यहाँ पे क्योंकि रूट लगेगा तो यहाँ पे एच के ऊपर से रूट स्क्वायर का साइन हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर जो लगा हुआ था वो हट जाएगा। अब सिंपल से एच की वैल्यू आ जाएगी √3, यानी कि हम लोग अगर √2 की लेंथ का परपेंडिकुलर लें और 1 सेंटीमीटर का बेस लें, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर √3 वाला लेंथ मिल सकता है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आप लोग अब सोचोगे कि यार भैया √2 की लेंथ कैसे निकालें, √2 की लेंथ तो हमें निकालनी आती नहीं, √2 कैसे ड्रॉ करें इस तरीके से। मान लो हम 1 तो ड्रॉ कर लेंगे नंबर लाइन पे, यहाँ से यहाँ तक 0 0 पकड़ा, यहाँ से 1 पकड़ा, लेकिन √2 कैसे बनाएंगे। तो √2 बनाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो पिछली बार जो चीज़ करी थी, देखो यहाँ पे आप लोगों ने जो यहाँ पे √2 जो निकाला था ना, आप लोग इसी √2 की मदद से निकाल सकते हो, यानी कि जो ये पर्टिकुलरली √2 आपने यहाँ पे निकाला था, इस पर्टिकुलर √2 की लेंथ को आप कंपास में ले करके उसी को यूज़ करके वहाँ पे आर्क लगा सकते हो, ताकि आप परपेंडिकुलरली उसे खींच सको। कैसे, देखो ध्यान से। एक तरीका तो ये है कि आप लोग सिंपल सा यहाँ पे परपेंडिकुलरली यहाँ से एक आर्क मार्क करो, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींचो, और इसके ऊपर आप लोग क्या करो, यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर खींचो, और ये बन गया आपका एक तरीके से √2 का बेस, ठीक है। और फिर यहाँ से आप लोग खींचो 1 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक। क्यों खींचो 1 सेंटीमीटर की लाइन, क्योंकि √2 और 1 की मदद से बनेगा हमारा √3। तो हमारे पास जो ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका √2 हो गया, तो आपके पास 2 पॉइंट मिल गए। एक आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गया ये वाला, और एक ये वाला मिल गया। अब इन दोनों को अगर आप कनेक्ट कर देते हो तो ये वाली चीज़ आपको मिलेगी, ये √3 मिलेगी। ये चीज़ आपकी बुक में भी कर रखा है। तो ये किसकी मदद से कर रखा है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, क्योंकि वो क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि अगर आप कोई ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसमें कि आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो वो बेसिकली आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, यानी कि p² + b² = h स्क्वायर को फॉलो अप करेगा। यानी कि आपने जो यहाँ पे जो ट्राइंगल बनाया है, इसमें जो √2 आपने जो लिया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपने √2 लिया है, यहाँ पे आपने 1 लिया है कि नहीं। तो जो √2 और 1 आपने लिया है, इस पर्टिकुलर चीज़ की मदद से हम बोल सकते हैं p² + b² = h स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो p है वो 1 स्क्वायर है, प्लस b कितना है, √2 का स्क्वायर है, यानी कि इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 1 + 2 हो जाएगी, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 3। तो 3 जो आंसर आया वो आपका एच स्क्वायर का आंसर आया। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा जाएगा आपका √3। तो आपका एच √3 किसकी मदद से आया, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की मदद से आया, जिसमें कि आपने बी को 2 लिया, √2 लिया, बी को आपने √2 लिया और पी को आपने 1 लिया, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने। होप करता हूँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हूँ। थोड़ा ध्यान से पढ़ना समझना, इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन इतना है नहीं, बट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इंसान, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम को बड़ा अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। बट आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ है नहीं। मैं आपको सिंपल तरीके से दोबारा समझा देता हूँ क्या करना है आप लोगों को। आप लोगों को सिंपल सा ट्राइंगल ढूंढना है, ऐसा रेक्टेंगल ट्राइंगल जो आपको √2 दे सकता है, या √3 दे सकता है, या √4 दे सकता है, जो भी आपसे पूछा जाए इस तरीके से, जो जैसे पूछा जाए वैसा ढूंढना है। ढूंढने का तरीका क्या होगा, ढूंढने का तरीका होगा पाइथागोरस थ्योरम, p² + b² = h स्क्वायर की मदद से ढूंढना है आपको। यानी कि जब ट्राइंगल आप बनाओगे तो उसको आप चेक कर लेना कि मैं जो लेंथ ले रहा हूँ वो लेंथ मेरा क्या h स्क्वायर देगा मेरे को, ठीक है, यानी कि मेरे को वो h देगा निकाल करके। ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को ये ढूंढने के बाद
यहाँ पे ड्रॉ करने का तरीका क्या रहेगा? ड्रॉ करने का तरीका आपका ये रहेगा कि आप जो भी आपने परपेंडिकुलर बेस लिया उसको आप नंबर लाइन पे जा करके ड्रॉ करो। जैसे आपने यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक ड्रॉ करा, उसके बाद में आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो बेस आपने ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, आपको 2 पॉइंट जब मिल जाएंगे उन दोनों को आप कनेक्ट कर दो, तो यहाँ से आपका √2 फॉर्म हो गया। इसी तरीके से √2 बनाने के बाद आप √3 बना सकते हो। कैसे? आप √2 बनाया आपने, √2 के साथ में आप 1 को जोड़ दो, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ मिलेगी, जो ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद जो मिलेगा, यहाँ से आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ से जो आप 1 सेंटीमीटर लाइन खींच रहे हो वो 90 डिग्री पे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर मान लो यहाँ तक आया, तो यहाँ से आप लोग इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो ये जाएगा आपका √3। फिर यहाँ से भी अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करते हो ना, मान लो आप यहाँ से भी ड्रॉ करते हो 90 डिग्री का एंगल पे एक और 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो चीज़ आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी √4। ठीक है, और ये ऐसे चलते चले जाता है। तो ऐसे अगर यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो चीज़ मिलेगी आपको इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने से, ये वाला और ये वाला, ये कितना था आपका? ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना था? ये आपका था √3, ये आपका है 1। तो 1 सेंटीमीटर और √3 की मदद से हम लोगों को जो चीज़ मिलेगी दैट इज़ बेसिकली √4। तो ये चलता चला जाता है। ठीक है, ये पैटर्न चलता चला जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करना भी होगा अभी आगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो √3 अगर आप ध्यान से देखो तो इसी तरह से फॉर्म हो रखा है। ठीक है, आप लोगों ने पहले क्या बनाया? आप लोगों ने यहाँ बनाया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ बनाया 1 सेंटीमीटर, आपको मिल गया √2 की मदद से और 1 की मदद से आप लोगों ने √2 और 1 की मदद से 2 पॉइंट कनेक्ट किए, ये और ये, आपको मिल गया √3। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ना चाहो और आगे बढ़ सकते हो, 1 सेंटीमीटर फिर से ले लो, और फिर यहाँ से जो √3 और ये 1 है, ये जो आपका √3 ये वाला है। ठीक है, और यहाँ से आप 90 डिग्री खींचो, 90 डिग्री खींच करके यहाँ से भी आप 1 सेंटीमीटर ले लो, तो ये जो दोनों के दोनों जो √3 और 1 है, इनकी मदद से आपको मिल जाएगा यहाँ से √4। तो ये √3, √4, √5, √6 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ से एक पैटर्न बनता चला जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, होप करता हूँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई हो। आप खुद से जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार बनाने की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक जो हमारा है, अच्छा क्वेश्चंस पढ़े हैं यहाँ पे। आप लोगों को मैं क्वेश्चन बाद में समझा दूंगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, लेक्चर को थोड़ा कंप्लीट करना है मेरे को, एक कंसेप्ट और है। अगले लेक्चर में मैं ये वाले क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना है, थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 2 जो हमारा है वो बेसिकली है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। पहला कंसेप्ट जो हमने समझा उसको आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से बैठ करके, वीडियो को पॉज करके। अभी इस कंसेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में हमें क्या समझना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो बेसिकली आपके एक पॉइंट पे आकर के एंड हो जाते हैं, यानी कि जिस तरीके से, जैसे कि आपने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 12.16 देखा होगा, 1.54 देखा होगा, यानी कि इन पर्टिकुलर का आंसर जो है एक पॉइंट पे आके खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे भी डेसिमल्स होते हैं जिनका आंसर खत्म नहीं होता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? दैट हैज़ एन एंड, जिनके पास एक एंड होता है, जो खत्म हो जाता है एक पॉइंट पे आके, टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। तो उनको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। बट अगर कोई डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, अगर कोई डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है, 42.1666 चलते चले जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बोलोगे कि भैया ऐसा हो सकता है, मैं बोलूँगा ऐसा हो सकता है ब्रो। कैसे हो सकता है? देखो ध्यान से, मान लो आप 1 को डिवाइड करते हो 3 से। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.33333, और कभी एंड नहीं होगा ये। ठीक है ना, कभी एंड नहीं होने वाला। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि ऐसे भी नंबर होते हैं जिनको डिवाइड करने से आंसर कभी नहीं आता, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कोई एंड तो है नहीं, तो इसमें एक चीज़ और होती है कि कभी कभी चीज़ें ना रिपीट होती है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 66666 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 42.16 का बार लगा देते हैं उसके ऊपर। आप लोग इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें 7.545454 रिपीट हो रहा है, तो 54 रिपीट हो रहा है, तो 54 के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या कि वो चीज़ बार बार रिपीट होगी। ठीक है, बार का मतलब क्या? बार बार रिपीट होगी। तो जो भी चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको हम लोग उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है इसमें कुछ भी, तो इसमें हम बार नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जो रिपीट होते हैं उसके ऊपर बार लगा देना, जो रिपीट नहीं होते उसमें कुछ मत लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स 2 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, जिसमें कि रिपीटेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। और कुछ होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें कि रिपीटेशन नहीं होता, जैसे कि इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर खत्म तो नहीं हो रहे हैं और ना रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके के डेसिमल्स भी होते हैं, तो इनको समझते हैं ज़रा ध्यान से।
तो हमारे पास अगर देखें ध्यान से एग्जांपल के तौर पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एग्जांपल है 2.755575757। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 757575 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग अगर बार में लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं 2.75 का बार, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से इसमें क्या रिपीट हो रहा है, टू रिपीट होते चले जा रहे हैं, तो 8.1 के 2 के ऊपर हम लगा सकते हैं बार। ठीक है, तो ये रिपीट होते चले जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है 0.456 के बाद 7 जो है वो रिपीट होते चले जाता है, हम लोग 7 के ऊपर लगा सकते हैं बार। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर खत्म नहीं हो रहे हैं, डेसिमल्स के फॉर्म में हैं और खत्म नहीं हो रहे हैं, उनको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। और साथ में अगर खत्म ना होने के साथ साथ वो रिपीट भी कर रहे हैं, ठीक है, बार बार सेम नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब एक चीज समझने वाली क्या है इसमें, दे हैव सेम रिपीटिंग वैल्यू एंड दे आर रैशनल नंबर्स। इन नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। क्यों? अब मेरे को बताओ रैशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि रैशनल नंबर किन नंबर को कहा जाता है, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 1/3, तो 1/3 आप मेरे को बताओ रैशनल नंबर है या नहीं है, बताओ मेरे को, है कि नहीं ये 1/3 ये रैशनल नंबर है। तो क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो इसका आंसर भी आप लोग चेक कर सकते हो कैसे आएगा। देखो डिवाइड करने से, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, देखो ध्यान से। 1 को आप डिवाइड करो 3 से, आंसर कितना आ रहा है 0.333333। तो जो चीज़ चलते चले जा रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट हो रही तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो खत्म नहीं हो रहा है, चलते चले जा रहा है और रिपीट भी कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये होते हैं हमारे, हमेशा ध्यान रखना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं बेसिकली, एक सेकेंड, ये हमारे होते हैं, अबे कहाँ चले गया, तो ये हमारे होते हैं बेसिकली रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी के उल्टे जो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको समझना ध्यान से। उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक चीज़ ये हो रही है कि इसमें नंबर खत्म तो नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि टर्मिनेट तो नहीं होंगे, खत्म तो इसमें भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ना इसमें खत्म हो रहे हैं ना इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बेसिकली, ना इसमें बार लगा सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर की एक नई डेफिनेशन है जो आप लोगों को ऐसे नोट कर लेनी है, बहुत खास चीज़ है ये। इर्रेशनल नंबर की एक नई डेफिनेशन है, मैं क्या बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना। ठीक है, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि जो नंबर के पॉइंट्स, जो डेसिमल्स पॉइंट लगाने के बाद में कभी एंड नहीं हो रहे हैं और उसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो बेसिकली आपका इर्रेशनल नंबर कहलाया जाता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर आल्सो कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया, जो चीज़ कभी खत्म नहीं होती वो नॉन टर्मिनेटिंग होती, वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगी जो कभी खत्म नहीं होगी, और टर्मिनेटिंग क्या होगी जो कभी खत्म हो जाएगी। जैसे कि 2.5 खत्म हो गया, आगे आंसर ही नहीं आया। ठीक है, पर उसी की जगह अगर 2.575757 जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके की चीज़ें थी, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में क्या था, वही सेम नंबर जो है बार 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 सेम वैल्यू रिपीट हो रही थी। ठीक है, इसमें जो है डज नॉट हैव सेम वैल्यू रिपीटिंग। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक, ये हमारे रैशनल नंबर थे, ये हमारे इरेशनल नंबर थे। समझ में आ गया? उसको आप नोट कर लेना, बड़ी खास चीज़ है ये। तो यहाँ से हमारा होता है कंसेप्ट नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट। अब हम लोग जरा सवाल कर लेते हैं लास्ट वाला, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है क्लासीफाई, यानी कि ढूंढ के बताइए कि कौन से रैशनल है कौन से रैशनल है। कैसे ढूंढोगे? आप लोग सिंपल सी चीज़ बोलोगे, रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो बेसिकली पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि अनसॉल्व रूट सॉरी सॉल्व रूट होते हैं, वो रैशनल होते हैं। अनसॉल्व कौन से होते हैं, इरेशनल होते हैं, जैसे कि √2 अनसॉल्व है, 4√2 अनसॉल्व है, तो ये इरेशनल होते हैं। ठीक है, आपके रैशनल नंबर और कौन से होते हैं, जो बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं ना, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि आप ध्यान से अगर देखो यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊँ आपको। कोई भी नंबर ऐसा ऐसा इसमें है नहीं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, बट हाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आप देख सकते हो, ये वाला है। ठीक है, आप लोग देखो 4 7 8 4 7 8, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। 4 7 आया, फिर 8 4 आया, फिर 7 आ गया, तो 4 7 8 आया, फिर 4 7 8 आया,
रिपीट हो रहा है बराबर, सॉरी सॉरी, इसमें रिपीट हो रहा है, सॉरी। तो 478 बार बार रिपीट हो रहा है ना इसमें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। 478 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो अभी हमने इसे समझा था कि कौन सा होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले, ये होते हैं आपके रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर होते हैं जिसकी मदद से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, फोर्थ वाला, ठीक है। और हमारे पास ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। कि टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया एक पर्टिकुलर टाइम पे आकर के। ये हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर 15 आ जाता है। तो ये अनसॉल्व रूट नहीं है, ये सॉल्व रूट है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। और ये वाला हमारा इर्रेशनल है क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो सॉल्व नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। और इसी के साथ में अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएं और ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि नंबर जो है खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्यों, इसमें कोई चीज़ रिपीट ही नहीं हो रही है। पहले 10 आया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो क्योंकि अलग अलग नंबर आ रहे हैं तो नॉन रिपीटिंग है, और ख़त्म भी नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है। तो आपके इसमें इर्रेशनल नंबर 2 हैं और बाकी 3 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 वो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग और नए कंसेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है। एक एक्सरसाइज मैंने छोड़ी है पीछे, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना लेक्चर इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चीज़ें थोड़ी सी नई नई होने वाली मुझे खुद पता है, और आप लोगों को भी पता चलता चल जाएगा, धीरे धीरे करके पता चल रहा होगा धीरे धीरे करके। लेकिन ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें हैं नहीं, सिंपल तरीके से समझेंगे, सिंपल तरीके से चीज़ों को रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ वाइट वाइट कलर का सब कुछ है ना, जैसे इतना जगमग जगमग नहीं है ज़्यादा कुछ, तो सिंपल तरीके से हम लोग चीज़ों को रखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हमने 2 कंसेप्ट समझे, ठीक है। पहला कंसेप्ट हमारा था लोकेट करना रैशनल इर्रेशनल नंबर्स को। उसके बाद में हम लोगों ने समझा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम समझ में आई हो, लोकेट करना समझ में आया हो, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पता चल गया हो कि क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग जा करके अपने नोट्स को रिवाइज करना, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन दोबारा से। वो वाले क्वेश्चन भी आपको मैं एक तरीके से होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट करने की कोशिश करना है एक्सरसाइज नंबर 1.2, ठीक। बाकी मैं इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, शुरू करने से पहले ही, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हाँ, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल ये रही, ठीक है। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, यानी कि बारी भी आएगी तो जो चैनल हमारा है उस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आप जब चाहे तब जो भी सवाल पूछने हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर श्योर पक्का आपको रिप्लाई करने की या किसी भी तरीके से आप तक वो सॉल्यूशन या वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर वो पर्टिकुलर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, से टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, बाय।